हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक राज्य। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर के जिस भी सेंटेंस को अंडरलाइन किया है उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम पढ़ते हैं। आप लोगों ने अध्याय 6 में वैदिक काल के जन और जनपद के बारे में पढ़ा है। लगभग 3000 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी क्षेत्र में लोहे के बने औजार एवं उपकरण के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी से बने एक विशेष प्रकार के बर्तन, चित्रित धूसर पात्र प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि वैदिक जनों की पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य में भी भागीदारी बढ़ी। इस कारण वे पहले की अपेक्षा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। इन आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ। छोटे छोटे जन अब जनपद बनते जा रहे हैं। जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि जन और जनपद किसे कहते हैं। दोस्तों, जनपद को जानने के लिए हम पढ़ेंगे लेसन 6 का एक पैराग्राफ। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 54 में। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जन या जनपद क्या होता है। ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत का सबसे ज़्यादा महत्व था, लेकिन धीरे धीरे विदत का महत्व घटता गया और इसका स्थान सभा और समिति ने ले लिया। सभा का विशिष्ट स्थान था जिसके सदस्य केवल प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। इन संस्थाओं की बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। इनकी बैठकों में समस्याओं का समाधान आपस में सलाह मशवरा से करते थे। इन संस्थाओं की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। इन संस्थाओं में कबीले को ही जन बोला जाता है के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। सभा और समिति के बारे में बोला गया है। इन संस्थाओं में कबीले के लोग युद्ध में प्राप्त धन का बंटवारा एवं राजा का चुनाव करते थे। ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर समिति के सदस्य युद्ध में सैनिक कार्य भी करते थे। इतना आपने जान लिया कि कबीले को ही जन बोला जाता है। यहाँ पे देखिए कबीला क्या होता है। कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, तो उसी को हम कबीला बोलते थे। कबीले को ही जन बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जनपद। तो जनपद किसको कहते हैं? आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ। छोटे छोटे जन अब जनपद बनते जा रहे थे। जनपदों के विकास में 3 रूप दिखाई देते हैं। अधिकांश जन अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिए, जैसे मत्स्य, चेदी, काशी, कौशल। कुछ जनों ने आपस में मिलकर जनपद का रूप लिया, जैसे कि पांचाल जनपद इसका एक उदाहरण है। अनेक जन अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए। मगध द्वारा अंग की विजय इसका उदाहरण है। आई होप आपको जन और जनपद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं महाजनपदों का विकास। लगभग 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। इनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती, वज्जी, मल आदि महाजनपद मुख्य थे। इनमें से कुछ महाजनपद आधुनिक बिहार की सीमा में भी स्थित थे। अब देखिए इनमें से कौन कौन सा ऐसा महाजनपद है जो कि आधुनिक बिहार की सीमा में स्थित थे। तो पहला है वैशाली। तो बिहार में स्थित महाजनपद है वैशाली, वज्जी और अंग। तो यहाँ पे आपको अंग दिख रहा है और वज्जी दिख रहा है, पर यहाँ पे वैशाली नहीं है। वैशाली महाजनपद बिहार में स्थित है। यहाँ पे इस मानचित्र में देखिए, यहाँ पे आपको कौन कौन से जनपद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको वैशाली दिख रहा है, वैशाली है और यहाँ पे अंग है। तो यहाँ पे आपको वज्जी कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो वैशाली, अंग और वज्जी जो है वो हमारे बिहार क्षेत्र में आते हैं। महाजनपदों में शासन का रूप एक जैसा नहीं था।
कुछ में राजतंत्रात्मक शासन था तो कुछ में गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत अथवा पैतृक, यानी कि पिता के बाद पुत्र, वंशानुगत या फिर पैतृक किसको बोलते हैं, जैसे कि अभी पिता राजा है तो उसके बाद उसका पुत्र राजा हो जाता है, तो वो होता है वंशानुगत या फिर पैतृक पद उसको बोलते हैं। महाजनपदों की राजधानियां शासन का केंद्र थी। राजधानियों में राजा, सेना एवं राजा के कर्मचारी रहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी जो लकड़ी, ईंट एवं पत्थरों की दीवारों से घिरी होती थी। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। महाजनपदों के राजा ने स्वैच्छिक नजराना यानी कि बलि के बजाय अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहले बलि दी जाती थी और अब क्या करने लगे, कर वसूलने लगे। विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोग, कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, आखेटक यानी शिकारी आदि से कर की एक निश्चित मात्रा वसूल की जाने लगी। फसलों पर लगाया जाने वाला कर सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे। प्रायः उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों, बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। मतलब पहले ये नियम था कि पहले बलि दी जाती थी लेकिन अब कर लगाया जाने लगा, हर चीज़ पे कर, सामान खरीदने और बेचने पर भी कर, और किसानों को भी कर देना पड़ता था। अपने फसल का 16वां हिस्सा जो है उनको राजा को देना पड़ता था। करों की वसूली से राजा समृद्ध होने लगा। उतने कर जो वसूलते थे राजा, तो उससे उनकी समृद्धि और भी बढ़ने लगी। राजा अपने कार्यों को सुगमता से कर सके इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। वे नियमित वेतन देकर सेना एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगा। राजा जो उतने कर लेने लगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होने लगा, तो राजा को अपने काम के लिए और भी आदमी चाहिए, तो उनके लिए वो क्या करने लगे, सबको वेतन देकर नियुक्त करने लगे। मतलब नए नए कर्मचारी नियुक्त करने लगे। उनके पास कर इतना ज़्यादा आता था कि वो आसानी से अपने कर्मचारियों को पैसा दे देते थे। ये लोग राजा के प्रति वफादार एवं उत्तरदायी होते थे। वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। तो पहले क्या था, सिक्का चलता था, आहत सिक्का। आहत सिक्के के बारे में अभी इसमें नहीं दिया गया है, पर हम अध्याय 10 में आहत सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। तो आहत सिक्कों के द्वारा ही वेतन का भुगतान किया जाता था। अब देखते हैं मगध का उत्थान। मगध का फैलाव मुख्यतः आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल मुख्यालय गया तक था। मगध के उत्थान में इसके निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाने वाली लोहे की खानें थी जो अच्छे हथियारों के निर्माण में सहायक थी। मगध का राज्य गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ था। कृषि की समृद्धि एवं संपन्नता के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी आसान थी। इस क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। मगध क्षेत्र में जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे जिसकी सहायता से विरोधी राज्यों पर अधिकार करना आसान था। मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। मगध की दोनों राजधानियां राजगीर पहाड़ियों से एवं पाटलिपुत्र नदियों से घिरी थी। इसके अलावा मगध में बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे योग्य शासक हुए जिन्होंने अपने साहस और शक्ति से राज्य का विस्तार किया। मगध का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। फिर बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का राजा बना। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। तो यहाँ पे आप बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यानी कि कौशल और लिच्छवी राजवंश की राजकुमारियों से उन्होंने विवाह किया। अपने राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया तथा गंगा नदी मार्ग से होने वाले व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। इससे राज्य के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हुई, तो इससे उसको बहुत फायदा हुआ। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता के बाद मगध का राजा बना। उसने अपने पिता की साम्राज्य विस्तार नीति का अनुसरण करते हुए कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया। कौशल के राजा प्रसेनजीत को युद्ध में पराजित करके काशी प्राप्त किया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर जीत लिया। अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज्य अवंती से अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा के लिए किलाबंदी कराई जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं।
उसने गंगा, गंडक, सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटली ग्राम में सैनिक छावनी यानी सेना के रहने का स्थान का निर्माण किया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। अब यहाँ पे उदयन के बारे में दिया गया है। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसके काल में मगध और अवंती की शत्रुता काफ़ी बढ़ गई थी। उस समय अवंती का राजा प्रद्योत था। इसने कई युद्धों में अवंती को हराया, फिर भी अवंती मगध राज्य का अंग नहीं बन सका। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की। मगध के अंतिम नंद शासक धनानंद के समय यूनानी विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, लेकिन सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मगध के राजा के पास एक विशाल सेना थी। धनानंद एक अत्याचारी राजा था, इसलिए वह प्रजा में काफ़ी अलोकप्रिय था। इसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने धनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। मगध की समृद्धि एवं शक्ति की बुनियाद पर मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका अध्ययन आप अध्याय 9 में करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं गणराज्य के बारे में। कुछ राज्य ऐसे थे जिसे गणराज्य कहा जाता था। शाक्य, लिच्छवी, वज्जी, विदेह, तात्रिक, मल्ल, कोलिया, मौर्य आदि भारत के प्रमुख गणराज्य थे। यहाँ की शासन व्यवस्था अलग तरह की थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गणतंत्र में शासन के प्रधान का चुनाव होता था। अधिकतर ऐसे गणराज्य छोटे आकार के होते थे, अतः यह आपस में मिलकर संघ का निर्माण करते थे। छोटे छोटे गणराज्य मिलकर संघ का निर्माण करते थे। मगध के निकट वज्जी संघ था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ 8 गणे का संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह, वज्जी प्रमुख थे। वज्जी संघ में विभिन्न गणों के राजाओं की एक सभा होती थी। ये राजा विभिन्न अवसरों पर एक साथ एकत्र होते थे। सभाओं में बैठकर ये राजा आपस में विचार विमर्श और वाद विवाद के माध्यम से किसी निर्णय तक पहुंचते थे। वज्जी संघ में लोकमत से शासन करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। वज्जी संघ में लोकमत द्वारा शासन होता था, यानी कि जैसे आज के टाइम में लोग वोट देकर किसी को अपना मंत्री बनाते हैं, उसी तरह वज्जी संघ में भी होता था। गणों के प्रमुख या राजा नियमित तौर पर मिल बैठकर पूरे संघ के बारे में निर्णय लेते थे। इस कारण इसे गणराज्य कहा जाता था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। ये नोट है, इसीलिए इसको डार्क कलर से लिखा गया है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसकी सीमाएं वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई थी। बिंबिसार के काल में लिच्छवी के लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। यहाँ के राजा चेटक थे। चेटक ने अपनी लड़की का विवाह बिंबिसार से कर मैत्री संबंध स्थापित किया। मगध के राजा अजातशत्रु ने लिच्छवी गण पर विजय प्राप्त किया था। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पहले तक चलता रहा। गुप्त राजा चंद्रगुप्त ने भी एक लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। दोस्तों, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, जिसके बारे में हम अध्याय 12 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे वज्जी संघ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें महात्मा बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों एवं गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार को महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब तक वज्जीवासी इन बातों का, इन नियमों का पालन करेंगे, तब तक वज्जी संघ का उन्नति होगा। अब पढ़ते हैं हम नगरों का विकास।
लगभग 3700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता, जिसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद अब दूसरी बार भारत में नगरों के प्रमाण एक अंतराल के बाद मिलते हैं। करीब 2600 साल पहले यानी कि 600 ईसा पूर्व उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रवृत्ति का विकास हुआ। पाली ग्रंथों में उस समय के बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। वाराणसी, वैशाली, चंपा, राजगृह जिसको हम अब राजगीर बोलते हैं, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र जिसको अभी हम पटना बोलते हैं, आदि नगरों समेत लगभग 62 नगरों के प्रमाण मिले हैं। नगरों के विकास के अनेक कारण थे और इनका विकास धीरे धीरे हुआ। इस काल नगरों के विकास में आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कारण प्रमुख थे। जैसे जैसे विशाल राज्यों का गठन हुआ, उसकी राजधानी भी अधिक विशाल और भव्य रूप धारण करने लगी। इस काल के अनेक नगर राजनैतिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए, जहां शासक, पदाधिकारी और सैनिक वर्गों की प्रधानता थी। गांव जहां कृषि आजीविका का मुख्य साधन थी, वहीं नगरों में शिल्प और व्यापार जीविका के महत्वपूर्ण साधन थे। गांव में कृषि आजीविका का मुख्य साधन था और शहरों में शिल्प और व्यापार आजीविका के मुख्य साधन थे। विभिन्न नगर विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित हुए। इनमें कपड़े, बर्तन और अन्य सामान शामिल थे। उत्पादन अधिक होने से इन वस्तुओं को दूसरे नगरों में ले जाने और बेचने का काम आरंभ हुआ। इस तरह से नगर व्यापार के केंद्र भी बने और इनकी आबादी भी बढ़ी। कई नगर धार्मिक कारणों से भी विकसित हुए। किसी प्रमुख मंदिर या तीर्थ स्थान के आसपास पुरोहित, सेवक और अन्य कामों से जुड़े लोग अस्थायी रूप से बसने लगे और यात्री दर्शन के लिए आने लगे। इस कारण यहाँ बस्तियाँ भी नगरों में परिवर्तित हो गई। तो नगरों का विकास किस तरह से हुआ, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। स्मरणीय है कि ऐसे नगर अधिकतर नदियों के किनारे या उस समय के प्रमुख मार्गों के पास विकसित हुए हैं, क्योंकि व्यापार एवं सेना के आवागमन के लिए भी यह सुविधाजनक था। प्रत्येक नगर के आसपास गांव भी बसे होते थे, जहां के नगरवासियों को अनाज और वस्तुओं से उत्पादन के लिए कच्चे माल प्राप्त होते थे। व्यापारियों द्वारा प्राप्त मुनाफा और राजाओं द्वारा प्राप्त कर ने नगरों को संपन्न बनाया। दोस्तों, हमें नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ साफ साफ लिखा गया है। व्यापारियों द्वारा प्राप्त मुनाफा और राजाओं द्वारा प्राप्त कर ने नगरों को संपन्न बनाया। नगरों की आबादी भी बहुरंगी थी। इसमें शासक, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास भी शामिल थे। शासक, पुरोहित, व्यापारी ये लोग उच्च वर्ग के लोग माने जाते थे और शिल्पकार, मजदूर, सेवक और दास जो है सबसे निम्न वर्ग के लोग थे। ठीक है, उस समय ऐसा होता था। शासक सबसे उच्च वर्ग, शासक यानी राजा, राजा के बाद पुरोहित का स्थान, उसके बाद व्यापारी का स्थान, उसके बाद शिल्पकार का स्थान, शिल्पकार के नीचे मजदूर, मजदूर के नीचे सेवक और सेवक के नीचे दास। यानी कि दास जो है सबसे निम्न वर्ग के लोग थे और शासक सबसे उच्च वर्ग के लोग थे। इन अलग अलग वर्गों या जातियों के बसने के लिए नगरों को विभिन्न मुहल्लों या भागों में बांट दिया जाता था। इस प्रकार एक सुनियोजित नगरीय जीवन की रूपरेखा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में विकसित हो चुकी थी। इस प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है। ऐसा था हमारा प्रारंभिक राज्य, जिसमें विभिन्न वर्ग के लोग रहते थे और इनके रहने की जगह भी अलग थी। अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग जगहों में रहते थे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी होता है, तो इसलिए आज हमने इस चैप्टर को पढ़ा। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।